हाय गाइस, 26 ऑफ अगस्त का हम लोग टॉप 10 स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। टॉप 10 डेली हम लोग कर रहे हैं, एवरी डे ये टॉपिक जा रहा है। आज इवनिंग में जा रहा है, कल भी इवनिंग में गया था, धीरे धीरे ये मॉर्निंग में हो जाएगा। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए नहीं भी हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आज का ये देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा टॉपिक है। साथ में मैं सिलेबस अभी बताता चलता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद इसको एलोबरेट करेंगे। पहला है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल जीएस पेपर 2 का पार्ट है। पंजाब के गवर्नर जो हैं उन्होंने थ्रेटन किया है किसको, तो गवर्नमेंट को, जो भगवंत मान आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है उसको। तो पॉलिटी का पार्ट है ये। फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंशनड है, ये फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव मेंशन है, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आप देखेंगे यूपीएससी का सिलेबस जो मैंने कवर किया है, यूपीएससी का सिलेबस का वीडियो भी मैंने कवर कर दिया, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए। एलजी दिल्ली गवर्नमेंट का इशू चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ भी है, यहाँ भी एक इशू है। फंक्शनिंग ऑफ जो आप समझें कि एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। निकाह हलाला और निकाह मुता इशू है जो मुस्लिम्स कम्युनिटी को लेके है, उसको समझेंगे। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी का पार्ट है ये। एंड इंडियन सोसाइटी कम्युनलिज्म जितना भी पार्ट है वो, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म सब कुछ है। इशू रिलेटेड टू वुमेन पेपर 1 में ही आएगा वो। मणिपुर वायलेंस चल रहा है, काफ़ी 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, वो इशू क्या है उसको आज समझते हैं। पूरा कवर कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 मंथ से चल रहा है। कवर ऑलरेडी बहुत लोगों ने किया होगा, क्योंकि ये न्यूज़ था। मैंने अभी स्टार्ट किया तो मैं इसको कवर करता हूँ। जीएस पेपर 2 का पार्ट है। एक तो सोशल जस्टिस भी आएगा इसमें, एसटी स्टेटस दिया गया है। एंड वायलेंस चल रहा है तो आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट समझ सकते हैं। पेपर 1 में भी आएगा ये, पेपर 1 में भी आ सकता है ये। जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, कम्युनलिज्म। ओके, GEHAL इंडिया यूएस डील का जेट इंजन का डील है, तो जीएस पेपर 2 आईआर का पार्ट है ये। इंडिया ग्रीस रिलेशन, जीएस पेपर अभी प्रधानमंत्री गए वहाँ पे, तो जीएस पेपर 2 आईआर का रिलेशन देखेंगे इसमें। ग्रीस के साथ क्या है, 47 ईयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं। इससे पहले लास्ट प्रेसिडेंट गए थे एपीजे अब्दुल कलाम। चाबहार पोर्ट इंडिया और ईरान का इशू है, जीएस पेपर 2 आईआर का पार्ट है ये। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, तो स्मार्ट सिटी मिशन को देखेंगे। जीएस पेपर 1 अर्बनाइजेशन है उसमें, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, स्मार्ट सिटी, वो समझेंगे। अडानी हिंडनबर्ग इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ में आज आया तो मैं इसको सोच रहा हूँ कवर कर दूँ। पेपर 3 इकोनॉमी का पार्ट है, इसको देखेंगे। इसमें क्या इशूज़ हैं एंड क्या अभी तक इसका डेवलपमेंट रहा है। डोकलाम इशू पेपर 3 का पार्ट है। सिक्योरिटी बॉर्डर इशू, बॉर्डर मैनेजमेंट एकदम स्पेसिफिकली मेंशन है अगर आप देखेंगे तो हमारे जीएस पेपर 3 में। तो डोकलाम देखेंगे, पेपर 3 का पार्ट है। डोकलाम में इंडिया, चाइना, भूटान, इन सब लोग इंक्लूड हैं, ये 3 कंट्री। समझते हैं आगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है गवर्नमेंट ने, पंजाब के जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने क्या बोला कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356, यानी अभी फेस ऑफ चल रहा है वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित और जो चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में। तो कई क्वेरी आस्किंग हिम टू रिप्लाई टू हिज क्वेरीज को रिप्लाई करने बोला, तो फेलिंग विच ही वुड सेंड अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट अबाउट फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। ओके, तो अब उस क्वेरी का जवाब नहीं दिया, तो गवर्नर ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा बताऊंगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेलियर है, आप काम नहीं कर रहे हैं, और आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। गवर्नर ने ये भी बोला कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी अंडर सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर लगा सकता है, यानी असॉल्टिंग और ओवररॉइंग द प्रेसिडेंट और गवर्नर विथ इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर ऑफ द आईपीसी। ओके, तो टसन जैसे दिल्ली में चलता रहता है वैसा ही टसन यहाँ पे कंटिन्यू ये चल रहा है। तो इसको हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि प्रेसिडेंट रूल जो लग रहा है उसके लिए गवर्नर के पास क्या पावर है। प्रेसिडेंट रूल पहले क्या है, तो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 जो उन्होंने बोला, आर्टिकल 356 का उन्होंने थ्रेटन किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकता है एक स्टेट गवर्नमेंट को, इम्पोज कर सकता है प्रेसिडेंट रूल को किसी भी स्टेट में, अगर वो ऐसा समझता है कि सिचुएशन जो है, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं स्टेट को रन करा पा रही है। इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। अपॉन द इम्पोजिशन ऑफ दिस रूल नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी जब ये रूल लगेगा तो कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, यानी सारा गवर्नेंस जो होगा वो गवर्नर के अंडर होगा। द स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग रिप्रेजेंटेटिंग एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन जरूरी है। अगर प्रोक्लेमेशन करना है प्रेसिडेंट रूल का तो दोनों हाउस से अप्रूव्ड होना चाहिए विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी आज बताया कि प्रेसिडेंट रूल लग गया तो 2 month के अंदर अंदर दोनों हाउस उसको अप्रूव कर दें। द अप्रूवल टेक प्लेस थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा। ओके, इन आइदर हाउस देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। नंबर से मतलब नहीं है, जितने प्रेजेंट होंगे उसमें 10 हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी होगा तो वो हो जाएगा। इनिशियली 6 month के लिए वैलिड है, फिर इसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 year तक कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 month। गवर्नर का रिपोर्ट कितना इसमें इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इफ द गवर्नमेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज। यानी गवर्नर समझ जाता है कि ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल्स में बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। और उसके लिए कोई पार्लियामेंट यानी कि लगाना है अगर तो फिर पार्लियामेंट का अप्रूवल मस्ट है 2/3 विद इन 2 months में सिंपल मेजॉरिटी के दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे। रिवोकेशन के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रिवोकेशन प्रेसिडेंट जब चाहे तब कर सकता है और उसके लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट की। एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में इशू चल रहा है काफ़ी दिनों से। जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे तब से ये इशू क्रिएट है कि एलजी का अप्रूवल लेना किसी चीज़ में ज़रूरत है ही नहीं, या चुनी हुई गवर्नमेंट का, तो वो इशू है। तो अभी ऐसे ही सर्विसेज को लेके जो वहाँ की एक मिनिस्टर है आतिशी, उनके द्वारा एक वो चला एलजी के बीच में, और उनके बीच में एक टसल चला, यानी द पावर टसल बिटवीन आप गवर्नमेंट एंड एलजी एज 3 सेपरेट डेवलपमेंट रिलेटेड टू कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, यानी सर्विसेज को लेकर। रिसेंटली अभी GNCDD अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, ठीक है, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ऐसा एक्ट लेके कौन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको समझेंगे। और अभी रिसेंटली May 23 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था, उस पूरे को समझते हैं। तो 2019 में क्या हुआ, एक 2 जज बेंच थे ऐसी के, उन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया एस्पेक्ट ऑफ हु कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव, कौन सर्विस को कंट्रोल करेगा, ये सर्विस का इशू है। 2 जज बेंच ने बोला कि 3 जज ने रिकमेंड किया दैट 3 जज बेंच बी सेटअप टू डिसाइड द इशू, ये इशू। फिर May 2022 में, उससे पहले 2018 में भी एक 5 जज बेंच थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने अनएनिमसली हेल्ड किया था कि एलजी जो है वो बाउंड बाय, यानी एलजी जो भी डिसीजन लेगा वो बाउंड होगा एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी बोथ नीडेड टू वर्क हार्मोनियसली ताकि हार्मनी रह सके दोनों के बीच में। 19 में 3 बेंच के लिए रिकमेंडेशन हो गया। May 22 में 3 बेंच ने इस केस को रेफर किया लार्जर बेंच को ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 3 जज बेंच हैड डिसाइडेड दैट द क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्वायर्ड फर्दर एग्जामिनेशन। 23 में 5 जज बेंच लार्जर बेंच के पास आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने बोला दिल्ली गवर्नमेंट विल हैव लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के पास है इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्सेप्ट विथ रिगार्ड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये 3 चीज़ तो नहीं है उनके पास। तो उसके बाद गवर्नमेंट बिल लेके आ गई। ओके, उस बिल का फीचर क्या है, बिल का फीचर क्या था, तो जो NCT ऑफ दिल्ली एक्ट था 1991, जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उस गवर्नमेंट के अंदर है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर, उसको अमेंड करेगा। एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी क्रिएट करेगा जो रिकमेंडेशन देगा ऑन द एलजी ऑन सर्विस मैटर्स। कमीशन में चीफ मिनिस्टर होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करेगा रूल रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अफेयर्स, ऑफिसर, एम्प्लॉय फंक्शन, टर्म्स, कंडीशन। डिस्क्रेशन जो होगा वो एलजी के पास होगा, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर होगा मैटर बियॉन्ड दिल्ली असेंबली, जो दिल्ली असेंबली के अंडर नहीं आता वो सभी, और जो जुडिशियल और क्वेसी जुडिशियल एक्शन रिक्वायर करता है। तो ये टसन चल रहा है, तो ये चलता ही रहेगा, देखते रहेंगे इसमें जो भी डेवलपमेंट आता है। अभी फ़िलहाल तो बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट में, तो अभी ये इशू चल रहा है सर्विसेज को लेके। निकाह हलाला मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर जब से न्यू रेजीम आई 2014 में,
न्यू गवर्नमेंट, जब न्यू पार्टी पावर में आई बीजेपी, तो इन्होंने काफ़ी कुछ उनके जो उनका जो कस्टम्स था उसको चेंज किया, जो नैरो कस्टम्स थे उसको चेंज करने, जैसे ट्रिपल तलाक आया, बहुत सारा चीज़ चल रहा है। तो अभी बहुत सारे प्ली पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास इसको लेकर के, तो समझते हैं क्या है। अभी लॉ कमीशन हैज़ आस्क्ड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड टू अनएम्बिगसली स्टेट इट्स पोजीशन ऑन निकाह हलाला एंड मुता, टू कंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ मैरिज। ये निकाह हलाला और मुता फॉर्म ऑफ मैरिज है मुस्लिम कम्युनिटी में। इट ऑल्सो सॉट क्लैरिफिकेशन ऑन इस्लामिक लॉ रिगार्डिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो ये लॉ कमीशन ने पूछा, AIMPL ऑल इंडिया मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड हैं जो उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिन से चल रहा है, बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्ली हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। तो हमें ऑन द मिनिमम एज फॉर मैरिज being raised to 21 years by the government, the board reiterated that Muslim community had been following the law on the subject। जो लॉ कहेगी उसके अकॉर्डिंग वो चलेंगे। तो निकाह हलाला क्या है हम उसको समझते हैं। निकाह हलाला है कि दैट रिक्वायर्स अ वुमन टू मैरी एंड स्लीप विद अनदर मैन इन ऑर्डर टू रिटर्न टू हिज फर्स्ट हस्बैंड। यानी कि अगर वो पहले हस्बैंड डिवोर्स हो गया, पहले हस्बैंड के पास आना चाहती है, तो उसके लिए उसको किसी दूसरे मर्द से शादी करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा और फिर उसमें वापस आना पड़ेगा। इन इस्लाम हलाला इज अ टर्म दैट फाइंड इट्स रूट्स इन हलाल दैट ट्रांसलेट टू समथिंग दैट इज परमिसिबल एंड देयरफॉर लॉफुल। इस्लाम में हलाला एक टर्म है जो उसके मतलब लॉ में परमिसिबल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज देन इट मीन्स दैट अ डाइवर्स वुमेन कैन बिकम हलाल, लॉफुल हो सकती है फॉर हर हस्बैंड अगेन आफ्टर निकाह हलाला इज कम्प्लीट। निकाह मुता क्या है? प्लेजर मैरिज, एक टेम्पररी मैरिज है जिसको सिगे बोलते हैं। एक प्राइवेट एंड वर्बल टेम्पररी मैरिज है जो कॉन्ट्रैक्ट पे होता है। प्रैक्टिस्ड इन ट्वेलर सिया मुस्लिम में होता है। इन विच ड्यूरेशन ऑफ मैरिज और जो महर होता है यानी जो पैसा और मैरिज का ड्यूरेशन वो फिक्स्ड होता है, स्पेसिफाई होता है पहले से ही। प्रोसीजर क्या? इस्लाम डिक्टेट्स दैट अ मुस्लिम मैन हैज़ द लिबर्टी टू डाइवोर्स एंड री मैरी द सेम वुमन ट्वाइस। हाउएवर इफ डिसाइड, अगर वो डिजॉल्व करता है मैरिज को फॉर द थर्ड टाइम, ही कैन ओनली री मैरी द सेम वुमन थर्ड टाइम। तो उस तभी हो सकता है फर्स्ट मैरी अनदर वुमेन, यानी ओनली इफ द मैन डाइज और विलिंगली आस्क फॉर डाइवोर्स कैन द वुमेन गो बैक टू हर फर्स्ट हस्बैंड एंड री मैरी हिम। ओके, निकाह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये। यूजुअली निकाह हलाला स्टेम्स फ्रॉम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एंड एंड्स विद इट, यानी वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से होता है, 3 बार तलाक बोल देना। क्वेरिक जुरिस्ट जो है हलाला द वे ऑफ कुरान स्पीक, कुरान में ऐसा बोला गया, एम्पावर्स वुमेन टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। It saves women from temperamental husband who divorce in a fit of anger, then cancel it, then divorce again, unleashing an endless cycle of marriage and divorce. ग्लोबल सिनारियो, सऊदी अरबिया में जहाँ डाइवोर्स जो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हलाला का केस नहीं हुआ। नो केस हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम UAE, कुवैत, यमन आइदर। इंडिया में क्या है? इंडिया में मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज पास्ट आफ्टर इनवैलिडेशन ऑफ ट्रिपल तलाक बाय सुप्रीम कोर्ट इज साइलेंट ऑन, मतलब उस पर कुछ है नहीं अभी तक। एक्ट जो बनाया गया इंस्टेंट ट्रिपल तलाक क्रिमिनल ऑफेंस है बट स्टेट क्लियर ऑफ हलाला विच टेक्स प्लेस एज कंसिक्वेंस ऑफ ट्रिपल तलाक। ओके, यानी कि हलाला पे अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है हमारी कंट्री में। और इसके लिए सॉरी, ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, इसको भी मैं धीरे से मतलब एलिमिनेट करूँगा। नॉइज़ कैंसिलेशन पे वर्क कर रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैंने ऑर्डर किया हुआ है जो माइक है नॉइज़ कैंसिलेशन का, वो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का, वो आया नहीं अभी तक। आएगा तो मैं इसको एडिट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बट ये लंबा वीडियो 30 मिनट का फ्री में एडिट नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे पेड है। अगर आप लोग कोई जानते हैं कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन हम फ्री में कर सकते हैं, कोई वेबसाइट है, तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से करके इसको अपलोड किया करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। मणिपुर होम मिनिस्टर ने बोला मिति ग्रुप को कि टॉक करें वो कुकी लीडर के साथ। मणिपुर में क्या चल रहा है? तो मणिपुर फरवरी 2023 से बॉयल्ड है, वहाँ पे वायलेंस चल रहे हैं। मणिपुर है स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एविक्शन ड्राइव टारगेटिंग स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप। प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या क्यों हुआ? तो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्शन स्टेट टू परस्यू ए 10-year-old रिकमेंडेशन टू ग्रांट ST स्टेटस टू नॉन ट्राइबल मीटी कम्युनिटी। मीटी हिंदू कम्युनिटी है। द कोर्ट्स ऑर्डर has brought the historical tension between valley dwelling Meeti community and state hill tribes to boil it, जो कुकी है। ओके, कुकी और मिति के बीच में प्रॉब्लम्स हुआ, तो जो ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च हुआ, फिर ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वायलेंट क्लैश हो गया। इम्फाल वैली अगर देखें मणिपुर का जो कैपिटल है, वो लगभग 10% ऑफ मणिपुर
का लैंड मास है। जो डोमिनेट होता है नॉन ट्राइबल मीटी, जो वहाँ मीटी कम्युनिटी है। एरिया लगभग 40% ऑफ स्टेट्स का 60 ml है। ओके, हिल कंप्राइजिंग 90% ऑफ जोग्राफिकल एरिया आर इनहेबिटेड बाय मोर देन 35% रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स। दिस एरिया सेंड ओनली 20 MLAs टू द असेंबली। तो ये है वाई ट्राइबल, ऐसा क्यों? ट्राइबल ग्रुप से मीती हैव ए डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज बिसाइड्स बीइंग मोर एडवांस्ड दैट दैम एकेडमिकली एंड इन अदर। मतलब वो कुकी बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो बोल रहे हैं कि मीती के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, पॉलिटिकल एडवांटेज है, डोमिनेंट ग्रुप है, कंट्रोल करते हैं वो स्टेट को, उनका एपेटस अच्छा है। मीती बोल रहे हैं कि मीती नीड स्टेट, और मतलब मीती का क्या क्लेम है कि वो अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेटस चाहिए। लेकिन जो कुकी है वो समझ रहे हैं कि उनसे अगर उनको ये स्टेटस दे दिया गया है तो इससे उनका जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो लॉस होगा। उनको लैंड एक्वायर करने मिल जाएगा हिल्स में, और फिर ट्राइबल वहाँ से बाहर हो जाएंगे। मणिपुर लैंग्वेज ऑफ द मीतीज इज इंक्लूड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीती कम्युनिटी जो है, जो प्रीडोमिनेंटली हिंदू है, मैंने पहले बताया, वो क्लासीफाइड है शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड में। ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में ऑलरेडी क्लासीफाइड है। एसटी को प्रोसेस, क्या प्रोसेस है इंक्लूजन का? तो इंक्लूजन का प्रोसेस है, रिकमेंडेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, फिर वो ट्राइबल मिनिस्ट्री को जाता है, रिव्यू करती है, उस ऑर्डर को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लिए भेजा जाता है, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अप्रूवल देता है बिफोर द लिस्ट इज सेंड टू कैबिनेट। कैबिनेट इस पर फाइनल डिसीजन ले लेती है, कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट। इंडिया यूएस का डील है जेट इंजन को लेके अभी रिसेंटली, तो इसमें बोला गया है कि ये जल्दी से ही कंप्लीट हो जाएगा, ये डील फाइनल हो जाएगा और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ। इस पर एक इंटरव्यू है एरिक ग्रेसिटी का, जो कि वहाँ के एम्बेसडर हैं। ओके, अभी रिसेंटली वो इंडिया है, उनका काफ़ी वीडियो भी वायरल हो रहा है, इधर उधर जाके वो फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया में, ट्विटर पे काफ़ी छाए हुए हैं। तो ये समझते हैं क्या है। इंडिया हैज अनाउंस्ड ए सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब इंडिया के पीएम अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए हुए थे, तो डील में क्या था? तो डील में ये था कि क्रिटिकल जेट इंजन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ GE's F414 क्या है वो भी देखेंगे। इंजन इंडिया फॉर इंडियाज इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए वो डील होगा। जी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है जो यूएस नेवी यूज़ कर रही है लगभग 30 ईयर्स से। डुअल चैनल है, फुल डिजिटल इंजन है, कंट्रोल है, 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर, एडवांस हाई प्रेशर टर्बाइन। इट ऑफर्स एक्सेप्शनल थ्रॉटल रिस्पॉन्स, आफ्टर बर्नर लाइट स्टेबिलिटी। जो भी है इतना टेक्निकल हमें नहीं जानना है, बस क्या है डील इंडिया यूएस के बीच में है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए है, इंडिया के लाइट कॉम्बैट के लिए हेल्पफुल है ये। इंडिया के लिए जो इंजन है वो एक ग्रेट सिग्निफिकेंस करता है LCA के लिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है DRDO का, उन्होंने सेलेक्ट किया ये इस वर्जन को F414। अपग्रेडेड वर्जन है और कैपेबल LCA अपग्रेडेड वर्जन है, इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट जो डेवलप होता है इंडिया में। इसका कैपेबिलिटी है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है ये, इंटीग्रेट बोथ नेटिव एंड एडवांस वेपन फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ओके, तो ये यहाँ काफ़ी मैंने इमेज लगा दिया है, फीचर है, आप बैठ के पढ़िए इसको सारा। ऐसे इतना टेक्निकल क्या ही करना है हमें जान के, फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़िए। इंडिया और ग्रीस का रिलेशन, इंडिया एंड ग्रीस प्लेस टू अपग्रेड टाइज टू बिकम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो इंडिया और ग्रीस के बीच में हुआ कि सून हम लोग अग्रीमेंट करेंगे माइग्रेशन मोबिलिटी पे, स्मूथ मूवमेंट करेंगे स्किल्ड पॉपुलेशन का दोनों तरफ से, प्रमोट करेंगे कल्चरल एंड एकेडमिक चेंजेज, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करेंगे। ये एक बात है इसमें, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी गए हैं लगभग, अगर माना जाए तो ये 46 या 47 ईयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम गए थे 2007 में। ओके, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं गया। इंडिया एंड ग्रीस इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 से ही है दोनों के बीच में। एम्बेसी भी खुल चुका है 1950 में, ग्रीस ने इंडिया में खोला। इंडिया भी 1978 में एथेंस में खोला। इंडिया ग्रीस मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज बहुत सारे चीज़ों में। कंट्री कोलेबरेट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड नेशन में, कश्मीर में, साइप्रस इशू में। ग्रीस पार्टिसिपेट विथ इंडिया इन 6 नेशनल दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट 1985 में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2021 में वहाँ पे विजिट भी किए थे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो इंडिया ही लीड कर रहा है, जो रेटिफाई किया गया ग्रीक पार्लियामेंट के द्वारा 2022 में। तो ये चल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिन के बाद गए। ये ग्रीस है, वाइट वाला पूरा, आपको जो ये वाइट दिख रहा है ये पूरा ग्रीस है। अब यहाँ देखिए तिराना है, यहाँ अल्बानिया है, मैकडोनिया है, बुल्गारिया है,
ठीक है। ये टर्की है, इस्तांबुल है, इधर माउंट एथेंस है। तो पूरा मैप आप याद रखिए। एंशियंट पीरियड से हम देखते हैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड। अलेक्जेंडर का कैंपेन देखें तो इंडिया ग्रीस का रिलेशन वहाँ से इस्टेब्लिश्ड है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कैंपेन 4th सेंचुरी BC में। अलेक्जेंडर फोर्सेस रीच द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का, ठीक है, ये यहाँ से इधर आया ओ अलेक्जेंडर। ओके। एंड एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विथ इंडियन रूलर्स एंड लिविंग एन इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल लैंडस्केप। सेल्यूकस वन और चंद्रगुप्त मौर्य। अलेक्जेंडर जब कॉन्क्वेस्ट करके गया तो सेल्यूकस वन निकेटर जो था उनका सक्सेसर था, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर के साथ। अलायंस भी हुआ, मैरिज अलायंस भी है। सेल्यूकस इज रिकॉर्डेड इन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका के एडिक्ट्स में मिलता है। फिर ग्रीक बैक्टीरियन किंगडम हुआ का देखें एक्सचेंज था। ग्रीक रूलर्स डेमिट्रस एंड जो मिनांडर थे उनका मतलब आप नॉर्थ इंडिया में पार्ट था। मतलब कल्चर्स एक्सचेंज होता रहा। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखें तो इंडो ग्रीक पीरियड का बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम लोगों को दिखता है। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वहीं से है, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हम लोगों को दिखता है। फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल्स। बुद्धिज़्म का भी था। कन्वर्जन ऑफ मिनांदर जो कि एम्ब्रेस्ड नोन टू हैव एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म, इंडिकेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑन ग्रीक रूलर्स। ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट भी है। तो ये है बुद्धिस्ट आर्ट में ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट दिखता है। बाइजेंटियन इन्फ्लुएंस है। टॉलमी एम्पायर जो था इजिप्ट का, वो वाला पार्ट, वो सब भी इधर से रूट था, सिल्क रूट का था। फिर ग्रीक इन्फ्लुएंस इन ईस्टर्न मेडिटेरियन आल्सो कनेक्टेड विद इंडिया थ्रू ट्रेड रूट्स। फिर यूरोपियन एक्सप्लोरेशन, ग्रीक स्कॉलर कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज, फिलॉसफी, कल्चरल ट्रेडिशन। तो आपको आंसर लिखने आया तो आप प्रेजेंट आंसर, प्रेजेंट में या मॉडर्न में, ये 1940 आफ्टर, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये प्री इंडिपेंडेंस, एंशिएंट सब है इसमें। अभी यहाँ पे तेहरान और यानी इंडिया और ईरान के बीच में छाबार पोर्ट को लेकर डील था। तो तेहरान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू ड्रॉप द क्लॉज फॉर आर्बिट्रेशन इन फॉरेन कोर्ट्स कंसर्निंग द छाबार पोर्ट विच हैड बीन ए हर्डल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट अराउंड द फैसिलिटी। तो ईरान डेली ने रिपोर्ट किया, ये काफ़ी दिन से चल रहा है ईरान पोर्ट। छाबार एक पर्शियन वर्ड है, ये सब छोड़िए। लोकेशन गल्फ ऑफ ओमान में है। छाबार पोर्ट यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा। रेड करता हूँ मैं इसको। दिस इज़ छाबार पोर्ट, ठीक है। तो इंडिया और ईरान के बीच में ऐसा डिसाइड किया गया कि यहाँ से हम एक रोड बनाएंगे जो अफ़गानिस्तान चला जाएगा, ईरान से होता हुआ अफ़गानिस्तान जाएगा, और जो ताकि वो कनेक्ट कर सकें अफ़गानिस्तान को और सेंट्रल एशिया को। ओके, ये था। 2 पोर्ट था इसमें, शाहिद कलांतरी और शाहिद बेसेस्ती। सिग्निफिकेंस था फिशरी सेक्टर के लिए, इंपॉर्टेंट ट्रेड होता साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट के साथ। गेटवे था सेंट्रल एशिया का, एक्सेस हो जाता अफगानिस्तान के साथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का भी, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है क्योंकि गल्फ़ ऑफ ओमान में है। तो इंटरेस्ट जो एंट्रेंस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओके, यहाँ पे क्योंकि ये छाबार पोर्ट लिख दिया तो इधर से ऐसे आएंगे तो ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। एंड आप देखें तो वो ईरान को एक डायरेक्ट एंट्री देता है इस इंडियन ओशन में, यहाँ ईरान डायरेक्ट आ सकता है इधर से, ठीक है। छाबार पोर्ट इज ऑल्सो क्वाइट नियर द ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट यहाँ पाकिस्तान का इसके नज़दीक है, जो कि चाइना डेवलप कर रही है इसको। इट विल ऑल्सो काउंटर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक, CPEC जो बन रहा है यहाँ से ग्वादर से ऐसे होते हुए और कासगर तक, ठीक है, इधर सॉरी यहाँ ऊपर ग्वादर से कासगर तक बन रहा है चाइना, ओके। तो उसको भी करता। तो ये इशू है, इसको इतना ये समझिए, इससे ज़्यादा ही क्या है समझना है इसमें कि इंडिया ईरान के बीच में क्या चल रहा है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझिए। इंदौर बेस्ट सिटी, अभी अवार्ड अनाउंस किया गया, इंडिया स्मार्ट सिटी कंटेस्ट अवार्ड। तो इंदौर उसमें बेस्ट आया है, ठीक है। वाइल मध्य प्रदेश हैज़ बीन चूजन एज द टॉप स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को लेके। सूरत और आगरा जो 2nd और 3rd प्लेसेस में है। तो ये जो ISAC अवार्ड है ऑर्गेनाइज होता है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर अनाउंस अभी रिसेंटली किया है। 4th एडिशन है, 2018, 19, 20 में हुआ। अवार्ड्स 21 में कुछ नहीं था क्योंकि पेंडेमिक्स था। ये क्या रिकॉग्नाइज करता है? सिटीज़ प्रोजेक्ट इनोवेटिव आइडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर रहा है अक्रॉस द 100 स्मार्ट सिटी, इंक्लूसिव, इक्विटेबल, सेफ, हेल्दी एंड कोलेबरेटिव सिटीज़ लीडिंग टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल, ओके। ये 2 स्टेज भी उतना कुछ नहीं जानना है। इट्स स्मार्ट सिटी मिशन क्या है? तो 2015 में लॉन्च हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है,
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर नोडल मिस्ट्री है, ये दृष्टि का बहुत अच्छा था इन्फोग्राफिक, तो मैंने उठा लिया वहाँ से। इम्प्लीमेंटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जा रहा है यानी टेम्पररी, जून 2023 तक एक्सटेंड किया गया था। कवरेज 100 डेवलपिंग सिटीजन एट द कोर, मोर फ्रॉम लेस, ये सब है उसका 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल। ई गवर्नेंस, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, अर्बन, यानी कोई दिक्कत ही नहीं हो, यूटोपियन सोसाइटी बनाना है, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। 60% प्रोजेक्ट हैव बीन कम्प्लीटेड सो फार। मैनेजिंग फाइनेंस, वो मैनेज करना चैलेंज है। अर्बन, ये पूरा इसमें आंसर है, आप इसको लिख लीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वे है अहेड भी है इसमें यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं।